Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 27 April 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, how many calories are recommended for breastfeeding mothers? ऐसी माताएं जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हों उन्हें प्रतिदिन कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है? 2500 कैलोरीज, 3000, 2000 या 1500? प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। The right answer is option A. It is 2500 किलो कैलोरीज। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी अडल्ट मेल को प्रतिदिन कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होती है तो आप बताएंगे 2500 किलो कैलोरीज। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अडल्ट फीमेल को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है तो आप बताएंगे 2000 किलो कैलोरीज पर डे। अगर ये वुमेन प्रेग्नेंट हो तो इसे एडिशनल 300 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, और अगर ये वुमेन ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो इसे 500 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा दी जानी चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा, ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली वुमेन्स को प्रतिदिन 2500 किलो कैलोरी एनर्जी लेनी चाहिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। Next question, all are nutritional disorders associated with the overnutrition except। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ओवर न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन ए हाइपर विटामिनोसिस, ऑप्शन बी ओबेसिटी, ऑप्शन सी फ्लोरोसिस, ऑप्शन डी ऑस्टियोमलेशिया। The right answer is option D. It is osteomalacia. All nutritious disease are caused by overnutrition, but osteomalacia is caused by the nutritious deficiency or lack of vitamin D in children. अगर कोई पर्सन किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा कंजप्शन करता है तो उसके कारण इसे ओवर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाती है। हाइपर विटामिनोसिस ऐसी कंडीशन है जिसमें पर्सन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन का इंटेक करता है। ओबेसिटी उन लोगों में देखी जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज का इंटेक करते हैं। फ्लोरोसिस वह कंडीशन है जिसमें बच्चों के जो दांत होते हैं उनके ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है, जिसे आप इनेमल के नाम से जानते हैं, उसमें फ्लोराइड के कारण चेंजेस आ जाते हैं। याद रखिएगा 8 साल तक की उम्र तक बच्चों में दांतों का डेवलपमेंट होता है, टीथ फॉर्मेशन का प्रोसेस चलता है, और इस दौरान यदि बच्चा नॉर्मल से ज़्यादा मात्रा में फ्लोराइड का इंटेक करता है तो इस सिचुएशन में उसके दांतों का डिस्ट्रक्शन हो सकता है या दांतों की स्ट्रक्चर बदल सकती है, इसकी अपीयरेंस बदल सकती है, या हो सकता है दांतों के ऊपर एक ब्राउनिश कलर की लाइन डेवलप हो जाए। ये कंडीशन फ्लोरोसिस के नाम से जानी जाती है। ये बेसिकली उन एरियाज में अक्सर आपको देखने को मिलेगा जिन जगहों पर इस्तेमाल किए जाने वाले पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है। ऑस्टियोमलेशिया वह डिजीज़ कंडीशन है जिसमें बच्चों में विटामिन डी की कमी हो जाती है और इसके कारण जो बोन्स होती हैं वो फ्रेजाइल होती हैं, यानी भंगुर हो जाती हैं, थोड़ा सा भी जर्क लगने पर टूट सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रीटमेंट ऑफ एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स। एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के मैनेजमेंट में कौन सी मेडिसिन ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए क्लोरडाइजिपोक्साइड,
ऑप्शन बी डाइसल्फिरैम। दोनों ही क्वेश्चंस, दोनों ही ऑप्शन इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अपना आंसर बहुत ही सोच समझ के दीजिएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए क्लोरडाइजिपोक्साइड। अगर आपने ऑप्शन में अपने आंसर को डाइसल्फिरैम दिया है तो ये आंसर गलत है। याद रखिएगा, डाइसल्फिरैम जो मेडिसिन है वो एवर्जन थेरेपी के रूप में इस्तेमाल की जाती है। एवर्जन थेरेपी का मतलब है कि अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है, शराब पीता है, तो शराब की इस आदत को छुड़वाने के लिए हम कुछ ऐसी मेडिसिन पेशेंट को देते हैं जिनके लेने के बाद यदि पेशेंट अल्कोहल लेता है तो उसे अनप्लीजेंट इफ़ेक्ट्स आते हैं। यानी कि पेशेंट को जैसे ही वो ड्रिंक करेगा बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग होने लगेगी और वॉमिटिंग के डर के कारण वो अल्कोहल लेना छोड़ देता है। तो सिंपली कहें तो शराब को छुड़वाने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है उसे आप एवर्जन थेरेपी कहते हैं और उसका एग्जाम्पल है डाइसल्फिरैम ड्रग। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के ट्रीटमेंट में कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा। अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स कब आएंगे? जब कोई पर्सन अल्कोहल लेना बंद कर दे। किसी पर्सन ने सोचा कि मैं अब ड्रिंक नहीं करूँगा, उसने अल्कोहल लेना बंद कर दिया, तो अल्कोहल लेना छोड़ने के कुछ घंटों बाद उसकी बॉडी में कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स डेवलप होंगे। उसकी एबनॉर्मल हार्ट बीट हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, वर्टिगो हो सकता है। बहुत सारे सिम्टम्स उसे फेस करने पड़ेंगे ड्यू टू नॉट टेकिंग अल्कोहल। इन सिम्टम्स को जब मैनेज किया जाता है तो उस समय हमको क्लोरडाइजिपोक्साइड मेडिसिन देनी होती है। होपफुली दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस टॉपिक को आप जरूर तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HS मीन्स प्रिस्क्रिप्शन के दौरान डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर मेडिसिन के आगे HS यदि लिखा हो तो इसका क्या मीनिंग है? ऑप्शन ए, इस मेडिसिन को खाने से पहले देना है। ऑप्शन बी, इस मेडिसिन को खाना खिलाने के बाद देना है। ऑप्शन सी, इसे अर्ली मॉर्निंग में देना है। या फिर ऑप्शन डी, इसे सोते समय देना है। The right answer is option D, it is at bed time। HS शब्द का मतलब होता है होरा सोमानी। होरा सोमानी जिस मेडिसिन के आगे आपको प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर लिखा मिले तो इसका मतलब है इस मेडिसिन को आपको पेशेंट को सोते समय देना है। अगर कोई मेडिसिन खाना खाने से पहले लेनी है तो उसके आगे आपको AC लिखा मिलेगा और जिन मेडिसिन को खाना खाने के बाद लेना है उनके आगे आपको PC लिखा मिलेगा। PC का मतलब है पोस्ट सिबम और AC का मतलब है एंटी सिबम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन। आपको बताना है कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस किस ऑर्गन में पाए जाते हैं? गॉल ब्लैडर में, पैंक्रियाज में, थायराइड ग्लैंड में या पिट्यूटरी ग्लैंड में? The right answer is option B, it is pancreas। डाइजेस्टिव सिस्टम से पैंक्रियाज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। आइए इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। पैंक्रियाज हमारे एब्डोमेन में पाया जाने वाला लंबा ऑर्गन है, लॉन्ग स्ट्रक्चर्ड ऑर्गन है जो कि स्टमक के पीछे पाया जाता है। इसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो अराउंड 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर होती है ये।
पैंक्रियाज डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट होता है। पैंक्रियाज हेट्रोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। पैंक्रियाज जो है हेट्रोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स वह ग्लैंड होती हैं जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही के फंक्शन निभाती हैं। पैंक्रियाज का 99% जो पार्ट है वो एक्सोक्राइन फंक्शन को परफॉर्म करता है, जबकि 1% पार्ट एंडोक्राइन फंक्शन को परफॉर्म करता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वह ग्लैंड्स होती हैं जो कि अपने सिक्रीशंस को टारगेटेड ऑर्गन्स तक पाइप या डक्ट के थ्रू डायरेक्ट पहुंचाती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वह ग्लैंड्स होती हैं जो कि अपने सिक्रेशन या हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में डाल देती हैं, पोर कर देती हैं और फिर ये सिक्रीशन ब्लड के थ्रू टारगेट साइट या ऑर्गन तक पहुंचते हैं। अगर हम पैंक्रियाज के एंडोक्राइन फंक्शंस की बात करें तो बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना, इंसुलिन का सिक्रीशन करना, ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन करना, सोमेटोस्टेटिन का सिक्रीशन करना, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रीशन करना इम्पॉर्टेंट है। पैंक्रियाज के अगर एक्सोक्राइन फंक्शन की बात की जाए तो पैंक्रियाज के द्वारा इम्पॉर्टेंट पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन किया जाता है जो कि पैंक्रियाटिक डक्ट के द्वारा ड्यूडेनम तक पहुंचता है। इस जूस के अंदर बाइकार्बोनेट आयन पर्याप्त मात्रा में होते हैं जो कि बॉडी की एसिड बेस को मेंटेन करते हैं। साथ ही साथ यहाँ से सिक्रीट होने वाले एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा पैंक्रियाज से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि रीसेंट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। पैंक्रियाज की टोटल आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल का 20% सेल्स अल्फा सेल्स के नाम से जानी जाती हैं जो कि ग्लूकेगॉन का प्रोडक्शन करती हैं। पैंक्रियाज की बीटा सेल्स इंसुलिन का प्रोडक्शन करती हैं। इस चीज़ को प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पैंक्रियाज की डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिन का प्रोडक्शन करती हैं। पैंक्रियाज में ही एप्सिलॉन सेल्स पाई जाती हैं जो कि गैरलिन का प्रोडक्शन करती हैं। पैंक्रियाज की पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स जो होती हैं वो पैंक्रियाज की जो गामा सेल्स या एफ सेल्स होती हैं वो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रीशन करती हैं। ये 5 प्रकार की सेल्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजेनाइटल एब्सेंस और क्लोजर ऑफ नॉर्मल बॉडी ऑरिफिस और ट्यूबुलर ऑर्गन इज कॉल्ड। अगर किसी न्यूबॉर्न बेबी में कंजेनाइटली जन्मजात रूप से बॉडी की कोई ओपनिंग या ट्यूबुलर पार्ट परमानेंटली क्लोज्ड हो तो इसे आप किस नाम से जानेंगे? फिस्टुला, एट्रेसिया, हर्निया, स्टेनोसिस। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज एट्रेसिया। देखिएगा, हमारे बॉडी में किसी पर्टिकुलर एरिया में एक डक्ट मौजूद है, पाइप मौजूद है और ये बाहर बॉडी से ओपन होना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश बच्चे में एबनॉर्मलिटी के कारण ये पर्टिकुलर डक्ट ओपन नहीं होती, क्लोज्ड होती है, तो इसे आप एट्रेसिया के नाम से जानते हैं। फिस्टुला क्या है? फिस्टुला इज अ एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द टू हॉलो स्पेस और हॉलो ऑर्गन्स। अगर किसी दो बॉडी ऑर्गन्स के बीच एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाए, एबनॉर्मल ओपनिंग बन जाए, तो इसे आप फिस्टुला के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला, आपने सुना होगा कई बच्चों के अंदर ट्रेकिया और ईसोफेगस आपस में जुड़ जाती हैं, इसे ट्रेकियो ईसोफेजियल फिस्टुला के नाम से जानते हैं। हर्निया क्या है? Hernia is a abnormal exit of tissue or organ such as bowel through the wall of cavity in which it normally resides. हमारे एब्डोमेन में मौजूद इंटेस्टाइन अगर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर के कारण अपनी नॉर्मल पोजीशन से बाहर की तरफ यदि आ जाए तो इस कंडीशन को आप
हर्निया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटरनल मोर्टिलिटी इज मैक्सिमम इन। मैटरनल मोर्टिलिटी किस समय सबसे ज़्यादा होती है? ए नन, ऑप्शन बी पोस्टपार्टम, ऑप्शन सी एंटीपार्टम, ऑप्शन डी पेरीपार्टम। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। बच्चे को जन्म देने के बाद यानी पोस्टपार्टम पीरियड में मातृ मृत्यु सबसे ज़्यादा होती है, मैटरनल मोर्टिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। मैटरनल मोर्टिलिटी की यदि आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आप बताएंगे प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने के 42 दिन के अंदर अगर मदर की मृत्यु हो जाती है तो इस सिचुएशन को हम मैटरनल मोर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैटरनल मोर्टिलिटी का जो कारण है, मैटरनल डेथ का जो कारण है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होना चाहिए या प्रेगनेंसी के दौरान किसी एबनॉर्मल कंडीशन के मैनेजमेंट के रिलेटेड होना चाहिए। इस चीज़ को हम मैटरनल मोर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मैटरनल मोर्टिलिटी रेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन इन गुइलियन-बैरे सिंड्रोम। जीबीएस होने पर प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए यह आपको बताना है। ऑप्शन ए मेंटेनेंस ऑफ एयरवे एंड ब्रीथिंग पैटर्न, ऑप्शन बी न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, ऑप्शन सी एप्रोप्रिएट पोजीशनिंग, ऑप्शन डी अर्ली मोबिलिटी। The right answer is option A, maintenance of airway and breathing pattern. गुइलियन-बार सिंड्रोम एक रेयरली पाया जाने वाला डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट की बॉडी यानी उसका खुद का इम्यून सिस्टम उसकी नर्व्स पर ही अटैक कर देता है और उन्हें डैमेज करने लगता है। जैसे जैसे पेशेंट की नर्व डैमेज होने लगती हैं इस पेशेंट को एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर वीकनेस फील होती है या यूं कह सकते हैं कि वीकनेस और टिंगलिंग सेंसेशन इन एक्सट्रीमिटी इज़ अ फर्स्ट सिम्टम इन जीबीएस। धीरे धीरे ये टिंगलिंग सेंसेशन वीकनेस पैरालिसिस में कन्वर्ट हो जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, गुइलियन-बैरे सिंड्रोम को हम असेंडिंग पैरालिसिस डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं बिकॉज इस डिजीज़ के अंदर जो पैरालिसिस है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज से शुरू होता है यानी पैरों से शुरू होता है और धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल जाता है। जब ये पैरालिसिस कंडीशन पैरों से शुरू होकर अपर बॉडी की तरफ मूव करती है तो लंग्स एरिया की मसल्स भी पैरालाइज हो जाती हैं और पर्सन में रेस्पिरेशन सीजेशन देखने को मिल सकता है। इसलिए ये कहा जाता है कि जीबीएस के पेशेंट में एयरवे और ब्रीथिंग पैटर्न को मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। विच इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड गैस फॉर लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी प्रोसीजर में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। The right answer is option A, कार्बन डाइऑक्साइड। लेप्रोस्कोपी को आप हिंदी में दूरबीन वाली सर्जरी के नाम से भी जानते हैं। इस प्रोसीजर को आप कई बार की होल सर्जरी या मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि लेप्रोस्कोपी सर्जरी के दौरान हम शरीर पर बड़े इंसिजन या चीरे नहीं लगाते बल्कि एब्डोमेन एरिया में छोटे छोटे होल बनाकर इन होल से ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट्स को इंसर्ट किया जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से एब्डोमेन को इन्फ्लेट करके जो सर्जरी परफॉर्म करनी होती है उसे परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेबेंडाजोल
to a 4 years old child for pinworm, the nurse should observe the child for. किसी 4 साल के बच्चे को पिनवर्म इन्फेक्शन होने के बाद मेबेंडाजोल एज अ ट्रीटमेंट आपने दिया। अब इस मेडिसिन को देने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करना चाहेंगे? ऑप्शन ए, इस बच्चे के स्टूल में वर्म्स की प्रेजेंस को देखेंगे, या फिर इस बच्चे में कन्वर्जन्स तो नहीं आ रहे, सीजर्स तो नहीं आ रहे, इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन करेंगे। हाइपरटेंशन स्टेट तो नहीं, इसे चेक करेंगे। पंक्चुएशंस तो नहीं, इसे चेक करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वर्म्स इन स्टूल। सिंपल शब्दों में समझा जाए तो छोटे बच्चों के पेट में जब कीड़े पड़ जाते हैं यानी वर्म इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम मेबेंडाजोल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। मेबेंडाजोल मेडिसिन देने के बाद बच्चे के स्टूल को ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है कि इसमें वर्म्स मौजूद हैं या नहीं। मेबेंडाजोल मेडिसिन बेसिकली पैरासाइटिक वर्म इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती है। इस मेडिसिन का उपयोग आप एस्कैरियासिस, पिनवर्म इन्फेक्शन, हुकवर्म इन्फेक्शन, गुनिया वर्म इन्फेक्शन आदि में कर सकते हैं। मेबेंडाजोल मेडिसिन को हमेशा ओरल रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। इस मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट की बात की जाए तो जनरली इसमें हेडेक, वॉमिटिंग और रिंगिंग इन द ईयर्स देखा जाता है। अगर किसी बच्चे को आप लार्ज अमाउंट में मेबेंडाजोल की डोज दे दें तो इससे बोन मैरो सप्रेशन तक हो सकता है। मेबेंडाजोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी हेलमिंथिक एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल सीरम क्लोराइड लेवल। नॉर्मल सीरम क्लोराइड लेवल कितना होता है ये आपको बताना है। 135 to 145, 120 to 130, 98 to 107, 50 to 70। The right answer is option C. It is 98 to 107 milli equivalent per liter. Option C is correct here. Next question. After hydatidiform mole surgery, the nurse should assess. किसी पेशेंट में हाइडेटिडिफॉर्म मोल सर्जरी के बाद किस चीज़ का असेसमेंट सबसे ज़रूरी है? यूरिनरी आउटपुट का, एससीजी का, वेजाइनल डिस्चार्ज का या बायोप्सी का? The right answer is option B. हाइडेटिफॉर्म मोल को आप मोलार प्रेगनेंसी के रूप में भी जानते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस में नॉन कैंसरस ट्यूमर की स्ट्रक्चर का होना हाइडेटिफॉर्म मोल कहलाता है। इसे सर्जरी द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जनरली हाइडेटिडिफॉर्म मोल्स के बाद प्रेगनेंसी में बच्चे का सर्वाइवल लगभग इम्पॉसिबल होता है। जिन वुमेन्स के अंदर हाइडेटिडिफॉर्म मोल मौजूद होता है उनमें एससीजी का लेवल नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा होता है। कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मल्टीपल प्रेगनेंसी। किसी वुमेन में मल्टीपल प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट उपयोग किया जाता है? एससीजी, पाल्पेशन, सोनोग्राम या एएफपी? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, जब किसी वुमेन के यूट्रस में एक से ज़्यादा या यूँ कहें 2 या 2 से अधिक बच्चे मौजूद हों तो इसे मल्टीपल प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। इसे कन्फर्मली डायग्नोज करने के लिए हम सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राम करवाते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी का
कारण यदि आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि एक ही समय पर एक से ज़्यादा एग्स का फर्टिलाइज होना या फिर फर्टिलाइज्ड एग का दो या ज़्यादा पार्ट्स में स्प्लिट हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी अटेंड बाय। किसी कम्युनिकेबल डिजीज के प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? क्वारंटाइन, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, इम्यूनाइजेशन या एंटीबायोटिक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज इम्यूनाइजेशन। प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है। याद रखिएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन में हम हमेशा इम्यूनाइजेशन को इंक्लूड करते हैं। इम्यूनाइजेशन इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन मेथड यूज फॉर आइडेंटिफाइंग कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स। कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने का मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है? लैब टेस्ट, सर्वे, कैंप या हेल्थ एजुकेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प द मदर। जो महिलाएं या मदर्स अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं उन्हें क्या फ़ायदा मिलता है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स यू टू गेट बैक नॉर्मल वेट। डिलीवरी के दौरान मदर द्वारा जो एक्स्ट्रा वेट गेन किया गया था, ब्रेस्ट फीडिंग के कारण वो जल्दी ही नॉर्मल हो जाता है। ऑप्शन बी, ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर इन वुमेन। जो वुमेन्स ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं उनमें ओवेरियन कैंसर होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। ऑप्शन सी, ब्रेस्ट फीडिंग डज नॉट इंक्रीजेज बोन स्ट्रेंथ। ब्रेस्ट फीडिंग के कारण हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट इज ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स यू गेट बैक टू नॉर्मल वेट। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के कारण प्रेगनेंसी के दौरान गेन एक्स्ट्रा वेट नॉर्मल हो जाता है जल्दी ही। साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग से ओवेरियन कैंसर होने की संभावना भी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीअसेसमेंट ऑफ क्लाइंट इज। किसी क्लाइंट या पेशेंट का रीअसेसमेंट क्या होता है? ऑप्शन ए, कैरिड आउट व्हेन द क्लाइंट कंप्लेन्स ऑफ डिस्कम्फर्ट। रीअसेसमेंट उस समय परफॉर्म किया जाता है जब क्लाइंट किसी प्रकार की डिस्कम्फर्ट कंप्लेन करे। या फिर ऑप्शन बी, डन एज पर द नर्सिस कन्वीनियंस। जैसा नर्सों को सुविधा हो उस अनुसार किया जाता है। या फिर ऑप्शन सी, कैरिड आउट ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन। इसे एमरजेंसी सिचुएशंस में किया जाता है। या फिर ऑप्शन डी, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक लगातार किया जाने वाला प्रोसेस है। ऑप्शन डी करेक्ट हियर। रीअसेसमेंट ऑफ क्लाइंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये लगातार किया जाने वाला एक प्रोसेस है। रीअसेसमेंट का सिंपल मतलब है कि क्लाइंट की हेल्थ, साइकोसोशल स्टेटस, फंक्शनिंग, उसके आदि को चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ हार्ट फेलियर। अगर किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर हो जाए तो वहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में किस मेडिसिन को दिया जाता है? डिगॉक्सिन या फिर एनालप्रिल? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डिगॉक्सिन। अगर हमारा हार्ट बॉडी की डिमांड के अनुसार बॉडी में ब्लड को पंप ना कर पाए तो इस सिचुएशन को हार्ट फेलियर कहा जाता है। और हार्ट फेलियर की स्थिति में डिगॉक्सिन को एज अ ड्रग ऑफ चॉइस दिया जाता है।
एनालप्रिल मेडिसिन ACE इनहिबिटर ग्रुप की मेडिसिन है जो कि हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन, किस साल भारत की संपूर्ण जनगणना की गई थी? 1911, 1901, 1891, 1881 में। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1881 में। इंडिया की पहली कंप्लीट सेंसस 1881 में हुई थी और हर 10 साल बाद इसे किया जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक।